नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। मैं जोर देकर कहता हूं कि मेरे अंदर भी अच्छा जीवन जीने की महत्वाकांक्षा और आशाएं हैं, लेकिन मैं समय की मांग पर सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। यही सबसे बड़ा त्याग है। ये कथन शहीद आज़म भगत सिंह का है, जो देश के लिए उनके बलिदान और त्याग को बयां करता है। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं महान सेनानियों में शहीद भगत सिंह भी एक थे। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला यह वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालातों को बदलना। यूँ तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था, पर सरदार भगत सिंह व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आलोचक थे। भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका तत्कालीन लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसी विशेषता के कारण भगत सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से हटकर थे। ऐसे समय पर जब गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही देश की आज़ादी के लिए एकमात्र विकल्प थे, भगत सिंह एक नई सोच के साथ एक दूसरे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आए। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह ने इस संक्षिप्त जीवनी में हम उनके अदम्य साहस, बलिदान और उनके जीवन की अमर गाथा को उल्लेखित करेंगे, ताकि हम सब इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कलां गांव के एक सिख परिवार में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है। वे सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के मस्तिष्क पर बड़ा असर हुआ और बचपन से ही उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय युवा भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफ़ी उत्तेजित था। अमृतसर में 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर इसे पूरी जिंदगी एक निशाने के रूप में रखे। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और सुदृढ़ कर दिया। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बन गए। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वे भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 13 अन्य को कारावास की सज़ा से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हो गए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसको एक नया नाम दे दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ वे गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। जब उन्होंने अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली, तो भगत सिंह घर पर लौट आए। उन्होंने अपने गांव से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। वह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। वर्ष 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत दौरे पर आया। उसके भारत दौरे का प्रमुख उद्देश्य था
भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी। इस पर आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन के विरोध का फैसला किया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट जॉ की मौत का जिम्मेदार था, जो मरने का संकल्प लिया। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सज़ा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह के पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाले, चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेज़ी में एक लेख भी लिखा, जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण भी त्याग दिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व गुरुदेव को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहे थे, जो सिंध के एक प्रकाशक भजन लाल बुक सेलर ने आर्ट प्रेस सिंध से छापी थी। आइए आपको बताते हैं भगत सिंह के जीवन से जुड़े कुछ अनोखे और अनसुने किस्से। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की तो वे अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए। उन्होंने यह कहते हुए घर छोड़ दिया कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल मृत्यु होगी। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। सिख होने के नाते भगत सिंह के लिए उनकी दाढ़ी और बाल बहुत महत्वपूर्ण थे, मगर उन्होंने बाल कटवा दिए ताकि वे अंग्रेज उन्हें पकड़ ना सकें। अंततः वे ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर से भागने में सफल रहे थे। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के करीब 1 साल के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर सिंह दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस बार उन्होंने खुद को गिरफ्तार हो जाने दिया। जेल के अंदर भी भगत सिंह का क्रांतिकारी रवैया कायम रहा। उन्होंने आक्रामक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए कैदियों को प्रेरित किया और अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए। अपने मुकदमे की सुनवाई के समय उन्होंने अपना कोई भी बचाव पेश नहीं किया, बल्कि इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए भारत की आज़ादी की योजना का प्रचार करने दिया। उनकी मौत की सज़ा अक्टूबर 1930 को सुनाई गई, जिसे उन्होंने निर्भय होकर सुना। जेल में रहते हुए उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की। उनके साथ इलाज में भेदभाव के विरोध में उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। 24 मार्च 1931 को उनकी फांसी की सज़ा से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे कर दिया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम G.C. हिल्टन था। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित रहने को तैयार नहीं था। उनकी मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्ताक्षर किए और फांसी के समय तक उपस्थित रहे। लोगों का कहना है कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, यह उनके द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ अंतिम नारा था। कहा जाता है कि भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली से मारकर मौत दी जाए, मगर अंग्रेज़ों ने उनकी इस इच्छा को नहीं माना। इस तरह भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को केवल 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु ने सैकड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ऐसे महान क्रांतिकारी को हम नमन करते हैं।